शक्ति है नमः। ज्योतिष ज्ञान विज्ञान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लगातार अपने ज्ञान को ज्योतिष के माध्यम से अपनी उत्कंठा को, अपने भविष्य को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और धीरे धीरे हम उस तरफ जाने का प्रयास कर रहे हैं जहां अक्सर एक साधारण व्यक्ति एक एस्ट्रोलॉजर से उम्मीद रखता है। लेकिन वहां तक जाने से पहले बहुत ज़रूरी था कि हम ज्योतिष की इस प्रकार से चर्चा करते कि ज्योतिष के अंदर आपको ये लगे कि ये इतना बड़ा विज्ञान था और आप इसको किस तरीके से देख रहे थे। सूत्र कहता है कि जिन ढूंढा तिन पाइयां गहरे पानी बैठे। किसी भी बात को समझने के लिए, किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, समय भी देना पड़ता है। आप लगातार इतने समय पर हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं और अगर लगातार देख रहे हैं तो आपकी समझ में आ गया होगा कि हम कहाँ किस तरीके से आपको समझाना चाहते हैं और आपका किस प्रकार से कल्याण करना चाहते हैं। हम ये तो नहीं कहेंगे कि हम सब कुछ बदल करके रख देंगे या बदल देते हैं। कौन सा बदल देता? कोई नहीं बदल पाता। आप ये निश्चित बात को समझ लीजिए कि हम अगर कोई उपचार भी बताएंगे तो आपके हम विगत को किसी भी उपचार से नहीं मिट सकते। पूजा पाठ इत्यादि, मंत्र इत्यादि, पत्थर इत्यादि धारण करने से आपका विगत कोई नहीं सुधार सकता। पूजा पाठ भी आपके आने वाले समय को ऐसे आपको संस्कारित कर देता है, आपको ऐसे फ्रेम के अंदर डाल देता है, आपकी मानसिकता को एक ऐसे वर्ग में ले जा करके खड़ा कर देता है कि आप स्वयं ही अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए इस प्रकार से प्रेरित हो जाते हैं कि आपका कार्य सरलतम हो जाता है और आपको कार्य में सिद्धि मिल जाती है। तो ज्योतिष के लिए जो थोड़ी सी जानकारी और विस्तृत में हम जाना चाहते हैं, कल हम राशियों की बात कर रहे थे, उसमें एक पहलू और भी है कि राशि क्रूर भी होती है और सौम्य राशि भी होती है। इसमें सीधी सीधी बात है, छह राशियाँ क्रूर राशियाँ हैं और 6 राशियाँ सौम्य राशियाँ। 6 जो क्रूर राशियाँ हैं वो समस्त विषम राशियाँ हैं। मेष राशि है, मिथुन राशि है, सिंह राशि है, तुला राशि है, धनु राशि है, कुंभ राशि है। ये सारी की सारी राशियाँ क्रूर राशियाँ हैं। यानी कि ये जो अपना कार्य करती हैं ये नहीं देखते कि क्या होने वाला है, क्या होगा। या मसलन आप ये समझ लीजिए कि अगरचे मेष राशि में अगर मंगल बैठा है तो ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा क्रूर है। अगर मेष राशि में शनि बैठा है या सूर्य बैठा है तो ज़्यादा क्रूर है। अब इसी प्रकार से सौम्य राशि है। सौम्य राशि में वृष राशि है, आपकी कर्क राशि है, कन्या राशि है, वृश्चिक राशि है, मकर राशि है, मीन राशि है। ये सौम्य राशि है। अगर मसलन वृष राशि में शुक्र बैठे हैं या चंद्रमा बैठे हैं तो हम ये कहेंगे बहुत ही, क्योंकि ग्रह भी सौम्य है, राशि भी सौम्य है, तो उसका स्वभाव भी बहुत ही सौम्य होगा। वो जो भी अपने जीवन में कार्य करेगा बड़े पोलाइट होकर के करेगा। उसका बात करने का भी तरीका बहुत शिष्ट होगा जो है, और वो अपने हर एक कार्य को बहुत शांतिपूर्वक तरीके से करता है। लेकिन क्रूर राशि वाले, इनमें राशि वैसी भी हैं जिनमें बोलते नाम की राशि में भी आप ये समझ सकते हैं। तो क्रूर राशि वाले लोग जो है इनके इन प्रकार जोर लगा करके और अपनी ताकत के साथ भी अपना कार्य करना चाहते हैं, चाहे सामने वाले को किसी प्रकार का भी कष्ट उठाना पड़े। तो फलादेश के अंदर हमें यह देखना बहुत जरूरी होता है कि क्या लगन है, चर स्थिर स्वभाव किस प्रकार का लगन है, धातु मूल जीव के हिसाब से किस प्रकार का लगन है, क्रूर और सौम्य के हिसाब से किस प्रकार का लगन है, एक बात। और उन राशियों में इस प्रकार की नेचर की जो राशि है उस राशि के अंदर किस नेचर का ग्रह बैठा हुआ है। अब अगर क्रूर राशि में क्रूर ग्रह बैठा हुआ है तो बहुत ज्यादा क्रूर है। सपोज अगर से हम ये समझेंगे कि कुंभ राशि में सूर्य बैठे हुए हैं तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक बात है, बहुत ही ज्यादा कष्टकारी बात है। जहां पर भी बैठेंगे उसी भाव का नाश कर देंगे। और अगर वहां मंगल भी क्रूर ग्रह और भी बैठा हो और उस कुंडली के लिए क्रूर भी हो, मारक इत्यादि भी हो, तो आप ये समझिए कि ये दोनों ग्रह मिलकर के जहां भी बैठेंगे उस भाव को नष्ट कर देंगे, उस भाव के सुख को बिल्कुल समाप्त कर देंगे। क्योंकि ग्रह भी क्रूर था, उसका साथी भी क्रूर था, और जो लग्न था, जो राशि वहां पर बैठी हुई थी, वो भी क्रूर थी। तो जब इस प्रकार का कंजक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा, जब बहुत बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घटती हैं, उसमें इसी प्रकार की स्थिति आती है कि बहुत सारे ग्रह अपने पापत्व को लेकर के एक जगह आ जाते हैं, और वो इस प्रकार से कष्टकारी होते हैं कि व्यक्ति को समझ में नहीं आता कि 1 मिनट में ये सारा खेल बदल जाता है, सारी कहानी बदल जाती है।
बड़े बड़े घटनाक्रम, बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं जहाँ होती हैं, अग्निकांड जहाँ होते हैं, जहाँ एक साथ कई कैजुअल्टी हो जाती हैं, जो है इस प्रकार के जो बातें कहीं पर घटना कर्म हो जाते हैं, उस सब में इसी प्रकार के ग्रहों का योगदान होता है। तो ये कहना कि आप एक चीज़ को आज अच्छी तरह से अपने मन में बिठा लीजिए कि कैसी राशि में ग्रह बैठा है, एक बात, कौन सा ग्रह बैठा है, दूसरी बात, दोनों का स्वभाव इत्यादि के बारे में आप जान चुके हैं, वो किस प्रकार के हैं, वो वाली स्थिति कुंडली के आधार पर वो त्रिकोण में बैठा हुआ है, केंद्र में बैठा हुआ है, त्रिखड़ेश में बैठा हुआ है, द्वितीय व्यय इत्यादि में, रंध्रेश में, अष्टम इत्यादि में बैठा हुआ है। तो जहाँ जहाँ बैठा हुआ है, जिस जिस कंडीशन में बैठा हुआ है, उसके आधार पर वो अपना फल देगा। उसके साथ आपको इतनी टर्म्स और कंडीशन लागू करनी पड़ती है। अगर फलादेश करते समय आपके दिमाग में ये सारी बातें होंगी, तभी आप एक सही फलादेश कर पाते हैं और ज्योतिष का आप सही जो है हल निकाल पाते हैं। फोरकास्ट जो आप करते हैं वो बिल्कुल 100% तब सही जाती है। ये देखना, उसके पश्चात ये देखना पड़ता है कि इस हाउस पर, इस भाव पर किस ग्रह की और दृष्टि है। एक बार इस भाव का मालिक कहाँ बैठा हुआ है, ग्रह जो फल करता है, इसके पश्चात में उसकी स्थिति अंत में जब ग्रह फल करेगा, आपने इतनी बातें लागू कर दी, टर्म्स कंडीशन सारी लागू कर दी, अब ग्रह अपने फल देने की स्थिति पर आ रहा है, तो फल वहां पर किस प्रकार से वो देना चाह रहा है, वो आप देखिए कि वो ये इस कहाँ बैठा है, इस प्रकार से फल देगा। हमने पहले कहा था त्रिकोण इत्यादि में, सभी त्रिकोण में ग्रह शुभ फल करता है, त्रिकोण में बैठा हुआ ग्रह अच्छा फल करता है, वहां पर बैठा हुआ है, बढ़िया बात। फिर किस भावेश के साथ बैठा हुआ है, उसके साथ कौन से भाव का मालिक है जिसके साथ वो देख रहा है या बैठा हुआ है या उसका हस्तक्षेप उसके साथ है, दूसरी बात, और किस राशि में बैठा हुआ है। ये सारी बातें देखते हुए लगातार इस प्रकार से अपना प्रयासरत होते हुए कि ज्योतिष के माध्यम से ग्रहों को समझते हुए और ग्रह के माध्यम से अपने कार्यों को सिद्ध करने के लिए जो ग्रहों को समझना है वो राशि इत्यादि के हिसाब से समझना है, उनके हाउस इत्यादि के हिसाब से समझना है। तो हम ये स्पष्ट रूप पर आपको बता चुके हैं कि किस प्रकार से ग्रह कहाँ बैठ करके किस प्रकार से कार्य करेगा। उसकी ताकत को आप अच्छी तरह से समझ लें। उसको आपको हमने पहले भी बताया था कि उसकी डिग्री के आधार पर, उसके उच्च नीच के आधार पर, उसके शत्रु मित्रों के आधार पर ये सारी गणना हमको करनी पड़ती है। इसके पश्चात जब आप इस प्रकार से सारी गणना को कर लेते हैं, ग्रह को भी देख लेते हैं, तो उसके साथ एक दूसरी कंडीशन आती है, वो आती है गोचर की। जब हम किसी ग्रह के बारे में फलादेश कर रहे हों, मसलन अगर सूर्य की दशा चल रही है और सूर्य की दशा में कुछ भी अंतर चल रहा हो, हम सूर्य के बारे में प्रेडिक्शन कर रहे हों, तो हमें ये देखना पड़ता है कि सूर्य वर्तमान में किस राशि में आकाश में विचरण कर रहे हैं। वो जहाँ पर जिस राशि में विचरण कर रहे हैं उसमें उसका क्या हस्तक्षेप है, उसका और आज की जो आपकी जन्म की राशि है उसके साथ में जो आपका जन्म का लगन है उसके साथ में किस प्रकार से उसका कंजक्शन हो रहा है, उनका आपस में क्या व्यवहार हो रहा है। अगर वो गोचर में आपके राशि के लिए अच्छा विचरण कर रहा है, 4, 8, 12 स्थानों में नहीं है, अच्छे स्थानों में विचरण कर रहा है, तो आपको फलदायी है। और अगरचे आपके लिए वो कष्टकारी खानों में विचरण कर रहा है और उसकी महादशा भी चल रही है, तो और भी कष्टकारी है। अब सूर्य इत्यादि में तो ये 1 महीने की बात है, लेकिन शनि इत्यादि में तो ये 30 महीने की बात है। इसको हम विस्तार से फिर आपको बताते रहेंगे, एक एक ग्रह करके आपको समझाते रहेंगे कि किस प्रकार से गोचर में कौन ग्रह कब कहाँ किस प्रकार से अपना फल देता है और वर्तमान में आपकी कुंडली पर उसका क्या प्रभाव बनता है दशा अंतर्दशा के हिसाब से। ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान जिसका आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं ज्योतिष ज्ञान विज्ञान कार्यक्रम में।